Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss unit number 5, that is gravitation, and our topic is law of universal gravitation. तो स्टूडेंट्स आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है ग्रेविटेशन, और उसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं और एक दूसरे को उसी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो कंसेप्ट था, जो इसका जो फार्मूला डिराइव किया था, वो सबसे पहले न्यूटन ने दिया था, इसलिए इसको न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं या इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो इसका जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले न्यूटन ने दिया था। अब स्टूडेंट्स इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कंसिडर करें दो बॉडीज, एक का मास m1 है और जो सेकंड बॉडी है उसका मास जो है वो m2 है। आप ऐसे भी कंसिडर करें, ये अर्थ है, ये मून है, या ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है, सन है, कोई भी दो बॉडी आप कंसिडर करें। तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लेट से r है, इसको मैं स्मॉल r के लिए। अब इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी स्टूडेंट्स? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक दूसरे को बाय द फोर्स अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक कि इन द यूनिवर्स एवरी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square distance between them। अगर यहाँ पर हम मैथमेटिकली देखें तो जो फोर्स ये फोर्स जो होगा, जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, यानी जितना ज़्यादा उनका मैस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही इनके दरमियान फोर्स कम होगी, और जितना ये एक दूसरे के करीब होंगे इन डिस्टेंस कम होगा तो उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। यानी हम अगर मैसेज के जो मैसेज को अगर बढ़ाए उसके साइज़ को, तो क्या होगा कि उसके दरमियान जो फोर्स होगी वो भी इंक्रीज़ होगी अगर आप मैसेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स इनके दरमियान इंक्रीज़ होगी, और अगर इनके दरमियान बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो फोर्स इनके दरमियान कम होगी। अब लेट्स से इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहें। दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करें, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा कि f m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा r²। दोनों फोर्सेस, दोनों को हमने कंबाइन किया। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को स्टूडेंट्स रिमूव करते हैं, यहाँ पर किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से वो कांस्टेंट g है। सो m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। अब स्टूडेंट्स ये g क्या है? वेयर g इज कांस्टेंट, g क्या है स्टूडेंट्स? ये कांस्टेंट है, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की। न्यूटन किसकी यूनिट है स्टूडेंट्स? फोर्स की, और मीटर स्क्वायर डिस्टेंस की, और किलोग्राम स्क्वायर किलोग्राम एक में इसका दूसरे का भी किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम क्या हो जाएंगे? किलोग्राम स्क्वायर। यानी अगर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट आप डिराइव करना चाहें तो ये r यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो fr² हो जाएगा।
m1 m2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स यहाँ पर आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर एफ आर स्क्वायर था, तो एफ की यूनिट न्यूटन है और आर स्क्वायर की यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। और ये m1 m2 चूँकि दोनों मैसेज है, इनका जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम, तो ये किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा जो कि इसके डिनोमिनेटर में होगा। इसलिए जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उम्मीद है सिंपल टॉपिक है, आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स अगर न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक देखा जाए तो अगर ये मैस m1 है, अगर ये m2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो वो होगा F12 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि m2 भी m1 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। जैसे m1 m2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा था वो था F12, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और एज अ रिजल्ट दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले पे फोर्स एग्जर्ट करेगा विच इज इक्वल टू F21। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा जिसका मतलब है कि जो दोनों फोर्सेज हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। यानी एक बॉडी इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है तो दूसरी बॉडी भी इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही है। लेट्स से ये F12 है तो ये क्या होगा F21। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हम इसको यूँ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।